सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार आप लोग मुझे बताएंगे साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। ओके, सो काफ़ी कुछ बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। एनालिटिक फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए थे, ऑर्थोगोनल कर्व भी बता दिया था, हार्मोनिक फंक्शन भी बता दिया था। सो अब अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो है बेसिकली मिलने थॉमसन थ्योरम। सो व्हाट इज एग्जैक्टली मिलने थॉमसन थ्योरम, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक सेशन भी लिया था। आई होप आपने उसको देखा होगा, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड क्या होता है? देखिए, मिलने थॉमसन मेथड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन अवेलेबल है तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा। मैं आपको इसमें सबसे पहले बताता हूँ केस नंबर वन। केस नंबर वन केस नंबर वन ये बोल रहा है कि अगर आपको when u is given, बोल रहा है अगर आपके पास में u कौन होता है बेटा? रियल पार्ट होता है। अगर ये आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो एफ ऑफ जेड इज u एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा v एक्स कॉमा वाई अगर हो, तो ये u जो है ये रियल पार्ट है बेटा। ये जो v है ये इमेजिनरी पार्ट है। सो व्हेन u इज गिवन, देखिए स्टेप नंबर वन क्या बोल रहा है ये थ्योरम। स्टेप नंबर वन, फाइंड del u by del x and del u by del y। स्टेप नंबर टू, replace x by z and y by जीरो। इस स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप कंप्लीट फंक्शन फाइंड करेंगे। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हमें रियल और इमेजिनरी में से कोई एक पार्ट अगर दिया जाता है तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है बाय द हेल्प ऑफ मिलने थॉमसन थ्योरम हम लोग फाइंड करते हैं। सर कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए पहला केस मैंने यहाँ पर लिया है कि अगर सिर्फ हमें रियल पार्ट दिया गया हो तो हम क्या करना है, सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करेंगे एंड देन डेल यू बाय डेल वाई हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद में रिप्लेस x बाय वाई, x को सॉरी x बाय वाई सॉरी z, x को z से रिप्लेस करेंगे और y को जीरो से आप रिप्लेस करेंगे। ये जस्ट प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में स्टेप नंबर थ्री नाउ नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z। नाउ इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z, बस इतने तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो एक बार सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दो बेटा कि ये तीन स्टेप आपको समझ में आए कि नहीं आए। ये तीन स्टेप आपको समझ में आने चाहिए। सबसे जरूरी पॉइंट है कि आपको ये तीन स्टेप समझ में आ जाए। एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा ये तीन स्टेप आपको समझ में आए कि नहीं आए। सभी स्टूडेंट्स,
चलिए, अगर ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गए हैं, तो मैं इसके आगे की कहानी एक एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको बताता हूँ। हमने एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर किया, लेट्स से सपोज़ अगर ये हमारा एग्ज़ाम्पल है, इफ u इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फाइंड फाइंड corresponding corresponding analytic function analytic function अब ये एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा, जैसा जैसा वो बोल रहा है बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको कंसीडर करना है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वाई। उसके बाद में आप क्या कीजिए कि ये कंप्लीट जो फंक्शन आपको दिया गया है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो ये बन जाएगा आपके पास में यू एक्स प्लस आयोटा, अरे ये v की जगह मैंने y कैसे लिख दिया, वी एक्स। ध्यान रखना ये जो भी आप मिलने थॉमसन थ्योरम लगाएंगे, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एनालिटिक फंक्शन, ओनली एप्लीकेबल फॉर एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। क्लियर है? एफ डैश जेड इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। क्लियर है? तो अब अगर मैं बात करूं एफ ऑफ जेड, ये अगर एनालिटिक है, अगर ये बेटा एनालिटिक फंक्शन है, तो आप इस बात को समझते हैं कि यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो हमने कहा कि सर यू एक्स और वी एक्स अगर मैं मुझे यहाँ पर दिया गया तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। देखिए यू एक्स तो आप फाइंड कर लेंगे, क्यों फाइंड कर लेंगे, क्यों आपके पास यू अवेलेबल है। लेकिन यू वाई जो है, सॉरी वी एक्स जो है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वी है ही नहीं, तो आप यू वाई की मदद से बेसिकली यहाँ पर वी एक्स को फाइंड करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं जो u मुझे दिया गया है यहाँ पर u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर यू एक्स फाइंड करना चाहूँ तो बेटा यू एक्स जो मेरे पास में आएगा वो कितना आने वाला है, टू एक्स। अगर मैं फाइंड करना चाहूँ बेटा यहाँ पर यू वाई, सो यू वाई मेरे पास में कितना आएगा, माइनस टू वाई। सो यू एक्स को तो आप एज इट इज पुट कर दीजिए, एफ डैश जेड इक्वल्स टू व्हाट इज यू एक्स इज टू एक्स plus iota, and what about vx, vx can be written as minus of uy. So we have uy which is minus 2y, so I think vx can be written as minus of uy, and uy is minus of 2y, so overall it will be plus 2y. So f dash z equals to 2x plus iota 2y. आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। जो अगला स्टेप है उसके अंदर बोला गया है कि z, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है x को z पुट कीजिए और y को 0 पुट कीजिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, f डैश z इक्वल्स टू x को अगर आप z पुट करेंगे बेटा ये बन जाएगा 2z, y को 0 करते ही वो टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगी। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू z, क्यों, अगला स्टेप देखिए यहाँ पर, नाउ इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा बेटा आपके पास में f ऑफ z, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन टू z डी जेड प्लस सी। सो फाइनली ये आपके पास में आएगा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, टू बाहर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस टू प्लस सी, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस सी। ये आपके पास में एफ ऑफ जेड कंप्लीट फंक्शन आ गया। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए बेटा इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
सभी स्टूडेंट्स बेटा ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए, इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से ऑफकोर्स होना चाहिए यार, इससे सिंपल तरीके से और क्या ही बता पाएंगे आप। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट, अगर रियल पार्ट गिवन हो तो क्या करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर वही इमेजिनरी पार्ट बेटा आपको गिवन हो तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे इसको डील करेंगे? केस नंबर 2, व्हेन v is given, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, फाइंड, सेम प्रोसीजर बेटा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, डेल v बाय डेल x एंड डेल v y डेल y। स्टेप नंबर 2, replace x by z, y by 0, same procedure. Step number 3, integrate with respect to z, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए only applicable for analytic function, एनालिटिक फंक्शन के लिए ही ये सारी कहानी हो रही है, ध्यान रखना, एनालिटिक फंक्शन के लिए ही ये सारी कहानी हो रही है। चलिए, वेरी गुड। सो अगेन एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं ये बात आपको समझाऊं तो वो बोल रहा है इफ v इक्वल्स टू 3x² y माइनस y क्यूब, सो ये बन जाएगा आपके पास में डेल v बाय डेल x इक्वल्स टू 6xy, डेल v बाय डेल x इक्वल्स टू 6xy। सिमिलरली अगर मैं फाइंड करना चाहूँ डेल v बाय डेल y इक्वल्स टू 3x² माइनस 3y², 3x² माइनस 3y², यहां पर आ जाएगा आपके पास में f डैश z इक्वल्स टू ये आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ये लिखेंगे सर हम डेल u बाय डेल x प्लस आयोटा डेल v बाय डेल x, जैसा कि पहले लिखा कर रहे थे। सो u अपने पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको डेल v बाय डेल y से। एनालिटिक फंक्शन की एक कंडीशन होती है। सो ये बन जाएगा आपके पास में कुछ ऐसा। सो आपके पास सब कुछ तो अवेलेबल है। डेल v बाय डेल y ये है बेटा आपके पास 3x² माइनस 3y² प्लस आयोटा डेल v बाय डेल x ये है बेटा आपके पास 6xy, ये क्या है आपके पास में 6xy, f डैश z, इसमें x को 0 पुट कर, x को z पुट कर दो 3z², y को 0 पुट कर दो प्लस 6, y 0 है तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3z² dz प्लस c, f of z इक्वल्स टू 3z² डिवाइड बाय 3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये f of z आ गया आपके पास में z² प्लस c। चलिए बताएं बेटा, इतना आपको क्लियर? ओके 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 ओके, z क्यूब होगा ना यहाँ पे, z³ बाई c। सो f ऑफ z आपके पास में आ गया है। जरा बताएं इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात बेटा क्लियर हुई या नहीं हुई? ये दो कॉमन केसेस है जो सभी को पता होने चाहिए, ये दो आपके कॉमन केसेस है। ओके, सो अब मैं आपको कुछ
ऐसे केसेस बता रहा हूँ जो शायद आपने पहले नोटिस किए नहीं होंगे या फिर पहले नहीं पढ़े होंगे। मे भी हो सकता है कि ये केसेस आपने पहले भी कभी पढ़े हो, मे भी हो सकता है। सो अगर मैं बात करूँ केस नंबर 3, सो व्हाट एग्जैक्टली केस नंबर 3 बता रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है व्हेन u माइनस वी इज गिवन। मान लीजिए बेटा अगर आपको u माइनस वी दिया हो, ना तो u दिया गया हो ना v दिया गया हो, u माइनस वी दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन बेटा सबसे पहले आपको लिखना है f ऑफ z। सो f ऑफ z इज u प्लस आयोटा v। फिर आपको पता करना आयोटा f ऑफ z। सो आयोटा f ऑफ z इज आयोटा u माइनस v। उसके बाद में आपको यहाँ पर पता करना है 1 प्लस आयोटा f ऑफ z। सर ये क्या किया आपने? हमने एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास में u माइनस वी प्लस आयोटा हमने बाहर ले लिया v प्लस u, कुछ इस तरह का ये केस बन गया। इसको हमने f ऑफ z बोल दिया, जैसे ये कंप्लीट टर्म जो ना इसको हमने बोल दिया u, इस कंप्लीट को आयोटा रहने दिया, इस कंप्लीट को हमने क्या बोल दिया v, और ये जो आपके पास में है इसको हमने बोल दिया f ऑफ z। इसको हमने क्या बोल दिया बेटा f ऑफ z। सो व्हाट इज एग्जैक्टली u? u इज स्मॉल u माइनस v। मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं बेटा इस तरह के केसेस के आने के। सो यहाँ पर जो कैपिटल u है वो क्या बन गया u माइनस v, और यही तो आपको गिवन है, यही तो आपको गिवन है। देखिए अब इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ z फाइंड कर लेंगे। इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे बेटा f ऑफ z फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद में जो f ऑफ z है, f ऑफ z जो आपको दिया गया है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसकी मदद से ये एफ ऑफ जेड फाइंड कर लेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई समस्या है। अरे लाइक आपको यू दिया गया है, ये दिया गया है ना, ये अगर दिया गया है तो कैपिटल यू फाइंड कर लोगे। यू दिया गया है तो आप इसको मान लो ये रियल पार्ट दिया गया किसका, कैपिटल एफ ऑफ जेड का, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड फाइंड कर लो, एंड कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से स्मॉल एफ ऑफ जेड मिल जाएगा ना। बोलो यार यस सुनो, बोलो बेटा यस सुनो। केस 4 बताता हूँ बेटा, केस 4, केस नंबर 4। अब एग्जाम्पल दे दूंगा इसका, चिंता मत करो, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। सो when u plus v is given, u plus v is given, f of z equals to u plus iota v, iota f of z equals to iota u माइनस v। सेम प्रोसीजर, कुछ भी नहीं बदलना है। अब दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा f of z इक्वल्स टू u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v। इसको मान लीजिए f of z इक्वल्स टू, इसको मान लो कैपिटल u आयोटा, इसको मान लो बेटा कैपिटल v। सो कैपिटल v इक्वल्स टू u प्लस v आपको दिया गया। तो आप कहेंगे सर इस केस में कैपिटल v हमें दिया गया, और आप क्या करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड, सेकंड केस की मदद से पूरा f ऑफ z, कैपिटल f ऑफ z फाइंड कर लो, उसको कंपेयर करके स्मॉल f ऑफ z फाइंड कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार सर ऐसे कैसे फाइंड कर लेंगे, तो एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे फाइंड करना होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर इफ u माइनस v equals to x minus y x square plus 4xy plus y square, and f of z is u plus iota v is an analytic function of z equals to x plus iota y. Find f of z in terms of z by मिलने थॉमसन
मिलने थॉमसन मेथड। देखिए जरा ध्यान से, u माइनस वी दिया गया है, केस नंबर 3 लग रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कैपिटल यू प्लस आयोटा कैपिटल वी मानना है। कैपिटल यू ये क्या है, ये कंप्लीट है, अभी तो बताया था u माइनस वी को कैपिटल u मानना है। सो ये है बेटा आपका x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से आप पता कीजिए डेल u बाय डेल x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई 2x प्लस 4y। ये तो डिफरेंशिएट किया ना, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, हमने x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट तो किया है। अब हमने क्या किया, इसको जरा सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया बेटा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर। अल्टीमेटली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर, ये हमारे पास में केस आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से सर अगर मैं फाइंड करना चाहूँ डेल यू बाय डेल वाई, सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई 4x प्लस 2y। अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। सो ये बन गया बेटा आपके पास डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3y स्क्वायर। देखिए जरा, अगर यहां से आगे बढ़े तो एफ डैश जेड डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू बाय डेल वाई। मैं एनालिटिक तो मान के चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। सो ये बन जाएगा आपके पास में 3z स्क्वायर माइनस आयोटा 3z स्क्वायर। सर ये कहां से आ गया, अरे उसको मैंने पुट किया है, पुट करने के बाद में x को z और y को हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, तो जो f डैश z आ रहा है वो हमारे पास में इतना आ रहा है। सो f ऑफ z जो आएगा बेटा वो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने से आपके पास में कितना आ जाएगा, ये ये बन जाएगा z क्यूब, ठीक है, यहाँ पर माइनस आयोटा, यहाँ पर भी आ गया z क्यूब, तो ओवरऑल प्लस सी भी रह गया ना, प्लस सी। सो एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू z क्यूब बाहर ले लीजिए, अंदर बन जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस सी। ये 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ z था, आपको अगर याद हो तो। सो इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से। सो फाइनली अगर आप देखेंगे बेटा एफ ऑफ z, तो ये एफ ऑफ z आएगा आपके पास में z क्यूब 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी कोई खास जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपने एफ ऑफ जेड फाइंड कर लिया। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं पर कोई जरूरत नहीं है, मेन तो अपना ये था कि अपन इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो गेट एग्जाम के अंदर ये वाला केस जो 3 नंबर और 4 नंबर है वो थोड़ा सा कम ही देखा गया है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से देखा भी नहीं गया है। 1 नंबर और 2 नंबर फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिल रहा है। जरा बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना।
क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, हम क्या करने वाले हैं अब बेटा, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल की साइड अप्रोच करेंगे। ये लाइन इंटीग्रल भी एग्जाम में हमें देखने को मिला है। सो लाइन इंटीग्रल, देखिए लाइन इंटीग्रल, अब ये ऐसी चीज है कि जो बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही हम लोग सीख सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस आयोटा z बार का स्क्वायर dz along the real axis from z equals to 0 to z equals to 2 and then along a line parallel to y-axis from z equals to 2 to z equals to 2 plus iota। हमने कहा पहले तो ये पाथ जो इसने बताया है, ये पाथ कौन सा है जरा ये पहचानते हैं। ये पाथ जो इसने बताया है, ये पाथ कौन सा है ये पहचानते हैं जरा। ये है सर y, ये है सर x। बोला z बराबर 0, 0 तो यही होगा पॉइंट, 0 से 2 मतलब इधर से इधर। उसके बाद में ये बोल रहा है 2 से 2 प्लस आयोटा, आई थिंक ये इधर। तो O से A और A से B ये आपका पाथ है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले z बार को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए z बार तो कौन नहीं जानता, x माइनस आयोटा y। हमने कहा अगर इसका स्क्वायर भी दिया गया है तो ये भी आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं यार, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। देखिए ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे क्वेश्चन को तो कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं 0 से 2 प्लस आयोटा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने जाता हूं तो ये बन गया हमारे पास में x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा dx प्लस आयोटा dy। सर ये कैसे बना, देखिए z इक्वल्स टू दिया गया है x प्लस आयोटा y, सो dz इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dx प्लस आयोटा dy। अच्छा, इतना अगर मैं लिख देता हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं अलोंग रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, y 0 हो जाएगा। अगर y 0 हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में dy 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं along parallel to y axis, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि x कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है तो फिर dx 0 हो जाएगा। मैं क्योंकि इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, सो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे बेटा OA के लिए, सो OA के लिए y 0 है, y 0 है तो dy भी 0 होगा, तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0, सो दिस इज x स्क्वायर dx। ओके, सो जब आप बात करेंगे इंटीग्रेशन अलोंग AB, सो AB के लिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा, AB के लिए अगर आप देखें तो x कांस्टेंट है, x की वैल्यू 2 है ना, सो dx कितना हो जाएगा 0। तो ये बन गया आपके पास में 2 माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर आयोटा dy। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूं तो पहले में सिर्फ x की लिमिट पुट करनी, विच इज फ्रॉम 0 से 2 x स्क्वायर dx।
फिर ए से बी की अगर मैं बात करूंगा तो ये बन जाएगा आपके लिए 4y माइनस 2 आयोटा y² माइनस, वेट 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 वेट, एक स्टेप और लिख देता हूँ। 4 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 आयोटा y dy। अभी ठीक है, y जो है वो यहाँ पर 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, 0 से 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा 4y, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, y³ डिवाइड बाय 3, यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो -4 आयोटा y² बाई 2। यहाँ पुट कर दीजिए बेटा लिमिट 0 से 1। इसको जरा सॉल्व करके बताएं बेटा कितना आ रहा है। इसको आप लोग जरा सॉल्व करके मुझे बताएं कितना आ रहा है। आयोटा की फॉर्म में आएगा, बताएं जरा आपको कितना मिल रहा है, इसको सॉल्व करके बताएं बेटा। इसको सॉल्व करके आप लोग बताएं बेटा वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए मेरे ख्याल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप, कहीं पता चला मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आप मेरा वेट कर रहे हो। चलिए आपने तो सॉल्व नहीं किया लेकिन मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ये आ रहा है 14 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय 3। बोले बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। मेरे ख्याल से इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ओके वेरी गुड। सो अब मूव करते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में जो सेशन लिया था उसके अंदर सॉल्व करवाए थे। कोचेस इंटीग्रल, कोचेस इंटीग्रल थ्योरम, कोचेस इंटीग्रल थ्योरम। देखिए कोचेस इंटीग्रल थ्योरम की अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पर, तो ये थ्योरम बोल क्या रही है, पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिख के देता हूँ आपको। इफ अ फंक्शन, if a function f of z is analytic and its derivative, its derivative f dash z क्या बोला जा रहा है, एफ डैश जेड continuous at all points
inside and on a simple closed curve C, then f of z dz equals to 0. नोट, ध्यान रखना ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, ये बोल रहा है इफ a function f of z is analytic and its derivative f dash z continuous at all points inside and on a simple closed curve C, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उस कर्व के अलोंग वो 0 आएगा। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, चिंता मत करो। ये जो नोट में लिख रहा हूं ना बेटा, ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इफ देयर इज, बी केयरफुल, देयर इज नो पोल inside and on the contour, जो कर्व C, जिसको मैं C कर्व बोल रहा हूं वो कॉन्टूर है एक्चुअल में, कॉन्टूर, देन the value of the integral of the function is 0. If there is no pole inside and on the contour, then the value of integral, मतलब जब हम किसी भी f of z के लिए पोल फाइंड करेंगे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर पोल कैसे फाइंड करेंगे? अभी एग्जांपल देंगे बेटा। अगर वो पोल एक भी पोल अगर इस कॉन्टूर के अंदर या उसके ऊपर नहीं मिलता है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो कितना होने वाला है? 0। क्या मतलब है जरा बताएं, जरा ब्रीफ में डिटेल में बताते हैं। देखिए एक केस लेता हूं मैं, यहाँ पर एक केस लेता हूं इंटीग्रल। कल भी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, याद हो अगर आप सेशन में थे तो। 3z² प्लस 7z प्लस 1 डिवाइडेड बाय dz, where C is the circle, mod of z equals to 1/2। सर ये mod of z equals to 1/2 क्या है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को। mod of z equals to 1/2 ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। कौन से सर्किल को रिप्रेजेंट करता है? z is x प्लस आयोटा y equals to 1/2। इसको लिखा जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। सो अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। अरे ये क्या हुआ? जिसका सेंटर ओरिजिन है बेटा, ये बन गया अब सर्किल। इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और इसकी रेडियस जो है वो हाफ है। मतलब ये जो पॉइंट रहा होगा ये रहा होगा हाफ कॉमा 0। बेटा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना। ये रहा होगा बेटा -1/2 कॉमा 0। ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा 0 कॉमा, इसको अगर मैं हाफ लिखता हूँ तो भी वो i/2 है, अगर मैं i/2 लिखता हूँ तब भी वो मतलब i/2 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहीं पर अगर हाफ भी लिखा हुआ जाए तो भी समझ जाना इमेजिनरी एक्सिस है तो आयोटा है इसके अंदर, इमेजिनरी एक्सिस है इस वजह से आयोटा है इसके अंदर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मुझे फाइंड करना पोल कैसे फाइंड करते हैं? आप जाएंगे एफ ऑफ जेड के डिनोमिनेटर में और उस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0 के लिए, तो z इक्वल्स टू जो वैल्यू आ रही है उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर पोल। अब ये z इक्वल्स टू -1 बेटा ये पॉइंट है यहाँ पर,
वो इस सर्कल के कॉन्टूर के अंदर नहीं है, सर्कल के अंदर नहीं है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि जो इंटीग्रेशन दिया गया है 3z² प्लस 7z+1 डिवाइडेड बाय z+1 dz इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल, आसान है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन तब बनता है जब वो सर्कल के अंदर आ जाता है, जब वो सर्कल के अंदर आ जाता है। कैसे? इसके लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। अभी थ्योरम पढ़ी थी, अब इसका फॉर्मूला देखिए। कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला, कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। अब सर ये फॉर्मूला क्या चीज है, ये फॉर्मूला क्या चीज है सर, अभी बताते हैं बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। if f of z is analytic, if f of z is analytic within and on a closed curve C, and if A is any point any point within C, then integration f of z equals to z minus a dz equals to 2 pi iota f of a, 2 pi iota f of a। बड़ा आसान, बड़ा आसान। ये बोल रहा है f of z is analytic within and on a closed curve C, if a is any point within C के अंदर बोल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ f of z डिवाइडेड बाय z minus a dz इक्वल्स टू 2 pi iota f of a। अच्छा सर इसका क्या मतलब है? देखो बेटा ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये बोल रहा है इवैल्यूएट close integral along a curve C dz divided by z square plus 9, where C is z plus 3 iota equals to 2। सर क्या मतलब है इसका? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो कर्व दिया गया है ये कौन है। ऑफ कोर्स ये सर्किल है, पर ये कैसा सर्किल है जरा पहचानिए इसको। z इज x प्लस आयोटा y प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 2। देखिए बेटा x प्लस आयोटा बाहर ले लीजिए, y प्लस 3 इक्वल्स टू 2, y प्लस 3 इक्वल्स टू 2। अच्छा ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है ये एक सेंटर है, सर्किल है 0, -3 और जिसकी रेडियस कितनी है 2। कैसा दिखाई देगा ये जरा देखिए। ये तो एलिप्स बन गया यार, इतना गंदी ड्राइंग हो गई मेरी। ये लो अब
ठीक लग रहा है। ये हमारे पास में एक सर्किल है, इसका ये जो पॉइंट है ना, ये है 0, -3, रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा 0, -1, ये क्या रहा होगा 0, -5। चलिए अब अगर मैं इसके पोल पता करूं, इसके पोल फाइंड करो बेटा, तो पोल कैसे मिलेंगे, जो डिनोमिनेटर है z² + 9, z² + 9 = 0, तो इसको लिखेंगे आप z + 3, इसको आप क्या लिखेंगे बेटा z + 3 आयोटा, इसको लिखेंगे z - 3 आयोटा = 0। देखो z² + 9 बन जाएगा, तो दो पोल मिल रहे हैं, एक आ रहा है, दोनों ही लिख दो ना डायरेक्ट, +-3 आयोटा। अब ये दोनों ही पॉइंट अगर आप देखेंगे तो -3 तो यहाँ पर सर्किल के अंदर, पर +3 तो ऊपर कहीं, इसके ऊपर कहीं होगा, वो तो सर्किल के अंदर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल को ऐसे लिखना है, dz डिवाइड बाय z + 3 आयोटा z - 3 आयोटा इक्वल्स टू dz डिवाइड बाय z - 3 आयोटा। ये तो पोल नहीं है, सर्किल में नहीं आया ना, z + 3 आयोटा ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर। सो ये जो पार्ट है ना, इसको f(z) बोला गया है, देखिए थ्योरम के अंदर f(z) z - a को छोड़कर जो बच गया ना, उसको f(z) बोला गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 पाई आयोटा f(z) इज 1 डिवाइडेड बाय, लाइक dz को मत मान लेना, 3 आयोटा, और इसके अंदर पुट कर दो z इक्वल्स टू -3 आयोटा। जब आप पुट करेंगे ये बन जाएगा बेटा 2 पाई आयोटा 1 डिवाइडेड बाय -3 आयोटा -3 आयोटा इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय -6 आयोटा इक्वल्स टू, आयोटा से आयोटा गया -π/3। ये हमारा आंसर आ रहा है। बोलिए बेटा ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, सभी स्टूडेंट्स बताओ यार। इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, हो जानी चाहिए। अब इसमें तो क्या ही कंफ्यूजन रहेगा यार। क्लियर, वेरी गुड। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ, या एक दो एग्जांपल अभी इसमें वेरिएशन और बचा वो करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दे देता हूँ। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ, ऐसा जरूरी नहीं कि बेटा सिर्फ एक ही पोल अंदर आए, एक से ज्यादा भी आ सकता है। ऐसे कंडीशन में कैसे करेंगे, देखिए जरा, वैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल ये दिया गया dz डिवाइड बाय z² + 9 where c is equals to 5। तो अब ऐसे में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा देखिए। ऐसे में इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे पहले तो जितने भी पॉइंट्स है, ऑफ कोर्स इसमें भी सेम पोल आने वाले हैं, लेकिन सर्किल जो है इस बार उसकी रेडियस 5 हो गई। देखो सर्किल जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसके अंदर उसकी रेडियस मुझे यहाँ पर 5 दिखाई दे रही है, तो ये 0,0 है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,5, ये हो जाएगा 0,-5। अच्छा सर ये जो है z² + 9 = 0 करेंगे तो ये बन जाएगा z = +-3 आयोटा। देखिए एक तो आएगा यहाँ पर और दूसरा आएगा यहाँ पर, तो आप जो आंसर देंगे वो कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन dz z + 3 आयोटा
z minus 3 iota equals to 2 pi iota integration 1 upon z plus 3 iota डिवाइड बाय z minus 3 iota dz। ये एक के लिए आपने लिख दिया। अब दूसरे के लिए 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई जेड प्लस 3 आयोटा डी जेड। देखिए ये 2 पाई आयोटा बाहर आ गया। सो इसके लिए अकॉर्डिंग टू कोचेस इंटीग्रल थ्योरम आप इसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 3 आयोटा जेड इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा 1 प्लस z minus 3 iota z equals to minus 3 iota 2 pi iota 1 plus 6 iota plus 2 pi iota 1 डिवाइड बाय माइनस 6 iota। तो ओवरऑल ये तो जीरो हो गया। ओवरऑल ये क्या हो गया आपके लिए? जीरो हो गया। तो ये तरीका होता है जब एक से ज्यादा पोल हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छा कभी कभी एक ही पोल मिलता है लेकिन उसका ऑर्डर एक से ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है सर? उसका ऑर्डर जो है एक से ज्यादा होता है। ये आखिरी केस है, ये भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए मैं दूंगा। देखिए f of z dz डिवाइड बाय z माइनस a n प्लस 1 इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा। देखिए यहाँ पर देखेंगे n प्लस 1 दिया गया है, 1 नहीं है, n प्लस 1 है। तो ये बनेगा 2 पाई आयोटा 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एफ एन ए। इसका मतलब है एफ एन ए का मतलब है n टाइम्स डेरिवेटिव। सर समझ नहीं आई बात? देखिए अभी समझ में आएगी एग्जांपल से। द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 2z डिवाइड बाय z प्लस 1 की पावर 4 dz वेयर c इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो z इक्वल्स टू क्या आ रहा है? माइनस 1। z इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा? माइनस 1। दूसरा पॉइंट, अब इसकी पावर 4 है तो ऐसे में जो सॉल्यूशन वो डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा बेटा, वो दिया जाएगा 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1। इसको लिखो 3 प्लस 1। इसको क्या लिखोगे आप? 3 प्लस 1 dz इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 3 है। अब इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना है, d3 बाय dz3 किसको? e टू द पावर 2z को। फिर उसके बाद में इसके अंदर पुट करेंगे आप z इक्वल्स टू माइनस 1 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 6 e टू द पावर 2z डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। 3 बार करना है ना डिफरेंशिएट। अब इसमें पुट कर दो z इक्वल्स टू माइनस 1। तो जब आप इसमें पुट करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये बन गया आपके पास में e टू द पावर माइनस 2, e टू द पावर माइनस 2। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेटा, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में एक 2 से एक 2 चला गया, पाई डिवाइडेड बाय 24। अरे मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया डिफरेंशिएट के बजाय। देखो फिर से लिखना पड़ेगा 2 पाई आयोटा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पुट करेंगे z इक्वल्स टू माइनस 1। सो इट विल बी 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर आएगा e माइनस 2। अभी अच्छा लग रहा है। सो ये आ गया 3। सो ये आ गया 8 पाई डिवाइड बाय 3 आयोटा e माइनस 2। सो आयोटा 8 पाई डिवाइड बाय 3 e स्क्वायर। चलिए बताएं बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं है? इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आई या नहीं है? पहले तो इसका जवाब दो, ये आपको समझ आया कि नहीं आया?
समझ आ गया। सो अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि क्या आप अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे कोचेस इंटीग्रल के ऊपर। बेटा ये मोस्ट फ्रिक्वेंस थ्योरम है जो हमसे पूछी जा रही है एग्जाम के अंदर, फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है इस तरह की थ्योरम हमसे एग्जाम में। सो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इस तरह का कोई थ्योरम क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैं क्वेश्चन आपको ये लिखवा सकता हूँ। बोलो, अरे बताओ भाई, सॉल्व करना है तब तो क्वेश्चन लिखो, ऐसे ही किसके लिए क्वेश्चन लिखो। नहीं करना तो मना ही कर दो और कुछ नहीं तो। स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, इतना काम तो कर पाओगे तुम। स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो। चलिए, तो अभी
अभी बेटा आप लोग बता सकते हैं आपको क्वेश्चन करना है कि नहीं करना। किसी ने हाँ बोला है, चलो किसी ने तो हिम्मत की है यस बोलने की। राज ने, राज को तो शायद आज मैं एक दो दिन से ही क्लास में देख रहा हूँ, लेकिन इन्होंने हिम्मत तो की है। और कावेरी ने, चलो आपके कहने से क्वेश्चन लिखवा देते हैं। यहाँ फैकल्टी क्वेश्चन लिखवाना चाह रही है पर बच्चे यस भी नहीं बोल रहे हैं। इवेल्युएट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन along a curve z square by 2z, z square by 2z divide by z plus 1 whole square, z square plus 4 dz, where where c is the, c is the circle, c is the circle mod of z equals to 10। देखो, अगर मैं पहले सर्किल को बनाऊं, अच्छा मैं क्यों बना रहा हूं, आप लोग करो भाई। हाँ, आप लोग करो। देखो 3 मिनट का समय मैं आपको दे, 3 मिनट ज्यादा हो गया, 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। आप लोग सॉल्व करो, 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा 2 से 3 पोल आ जाएंगे इसके अंदर शायद, इसलिए 3 मिनट का ले लो टाइम यार, और तो क्या है। लेकिन सॉल्व आप लोग ही कीजिए। तीन मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। कोई भी अगर आप में से इसे सॉल्व कर पाए, ऐसा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
चलिए, तो अभी मेरा टर्न आ गया। अब इसको सॉल्व करने का समय सीमा आपकी समाप्त हो चुकी है। कोई आप में से ऐसा हो जो इसका आंसर बता पाए तो बता सकता है, अदरवाइज अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर पोल्स फाइंड कर लेता हूँ। अगर मैं इसे लिखूं यहाँ पर इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर, ये 10 था ना, 0 कैसे हो गया, जेड स्क्वायर माइनस 2z डिवाइड बाय z प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बेटा z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा dz 6/5। देखते हैं निकित, देखते हैं, ऐसा ही है। ठीक है। सो अगर मैं सर्किल बनाऊं तो सर्किल तो सबको दिख ही रहा है ना। सर्किल तो भाई एक ऐसा सर्किल होगा जिसकी रेडियस 10 होने वाली है, उसको क्या ही बनाना। ठीक है। सो पॉइंट्स अगर फाइंड करें तो एक तो आ रहा है z इक्वल्स टू -1, एक दो आ रहे हैं प्लस माइनस 2 आयोटा। तो जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे इनसाइड ही होंगे, कोई सा भी आउटसाइड नहीं होने वाला। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 पाई आयोटा। इसके लिए लिख रहा हूं पहले, जिसका ऑर्डर 2 है, तो ये होता है 1/n फैक्टोरियल और एक बार डिफरेंशिएशन dz। किसका डिफरेंशिएशन? इसको छोड़कर बाकी जो भी बचा है। अब इसको छोड़कर अगर आप बाकी देखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन पहले लिख देता हूं, फिर अगली स्लाइड अगली स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे। यार बड़ा खतरनाक सा हो गया ये। ठीक है, प्लस 2 पाई आयोटा। अच्छा, आखिरी में जो आएगा ना उसके अंदर z बराबर -1 भी तो पुट करना है। 2 पाई आयोटा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं +2 आयोटा के लिए, तो यहां पर आएगा आपके पास में z स्क्वायर माइनस 2z। प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हो तो प्लस वाला छोड़ दो, यहां पर आ जाएगा z प्लस 2 आयोटा। तो z इक्वल्स टू 2 आयोटा इसके अंदर पुट करेंगे, प्लस 2 पाई आयोटा z स्क्वायर माइनस 2z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 आयोटा, z इक्वल्स टू -2 आयोटा। वेरी गुड। अब देखिए बेटा, 2 पाई आयोटा एज इट इस डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करते हैं। इस डिफरेंशिएशन को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बेटा z स्क्वायर प्लस 4, और इसको अगर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा बेटा 2z माइनस 2, 2z माइनस 2 माइनस, इसको एज इट इज छोड़ दो, z स्क्वायर माइनस 2z, और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा 2z। परफेक्ट। इसमें पुट कर देना z बराबर -1 प्लस 2 पाई आयोटा। इसमें z बराबर 2 आयोटा पुट कर दो। इसमें जब z बराबर 2 आयोटा आप पुट करोगे तो ये बन रहा होगा आपके पास में -4 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ से एक टर्म मिस हो रही है, तुम लोग बताते भी नहीं हो ऐसे कैसे हाँ हाँ बोल देते हो। देखो ये भी तो रहेगा ना साथ में, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर रहेगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 2 आयोटा। अब जब आप इसमें ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर 4 आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा। यहाँ पर आएगा बेटा -4 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर -4 आयोटा। सो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो सॉल्व करने से ये वैल्यू जो है ना ये 0 आनी चाहिए। आप इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा।
बड़ा कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन, सॉल्व करके एक बार मुझे वेरीफाई कर दो ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। कि फिर आप चाहें तो इसको बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, 0 ही आएगा ये। आप चाहें तो बाद में वेरीफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी भी इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगे। बट जो पॉइंट था किस तरीके से इसे डील किया जाता है, वो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर वो पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। एक बार बोल देंगे सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप बोल सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ना तो मैं अभी भी पीछे जाके वापस उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लॉरेंट सीरीज, देखिए लॉरेंट सीरीज जो है एफ ऑफ जेड वो कैसे दी जाती है, समेशन n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी ए एन z माइनस z नॉट n प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity b divided by z minus z नॉट n। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक, एनालिटिक पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनालिटिक पार्ट। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पार्ट, एनालिटिक पार्ट एंड प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे इफ देयर आर नो टर्म्स, if there are no terms in the principal part of f of z, then z naught is called removable, removable singular point, singular point। ये बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म नहीं होती है तो z नॉट को रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट बोला जाएगा। फर्स्ट सिंगुलर पॉइंट तो वो रहेगा ही, लेकिन किस तरह का सिंगुलर पॉइंट रहेगा उसे बोला जाएगा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आई हो, मैं बताता हूं। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस साइन जेड डिवाइड बाई जेड क्यूब, ये एक एग्जांपल मैंने लिया। जेड का, साइन जेड का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन में मैंने एक्सपांशन भी आपको बताया था। उसके बाद टेलर सीरीज में अगर वो जेड की फॉर्म में होता है तो उसका एक्सपांशन कैसे होगा ये भी मैंने आपको बताया। कुछ इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, जेड क्यूब। जब बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरे पास में 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर z की पावर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, मतलब z की पावर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में कहीं पर भी z नहीं है। तो नो टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट का मतलब डिनोमिनेटर में z होना। तो बेसिकली आप कहेंगे नो नेगेटिव पावर ऑफ z। इट मीन्स ये एक्सपांशन जो है ना z बराबर 0 के लिए किया गया था। याद करना मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन, z इक्वल्स टू 0 इज removable
singular point, removable singular point. देखिए सेकंड पॉइंट, मेरे ख्याल से अब बात को आप समझ गए होंगे. इफ there are infinite number of terms in the principal part, of f of z, then z बराबर 0 is called essential singular point. Essential singular point. अगर z की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, प्रिंसिपल पार्ट में z की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, तो z बराबर 0 या z बराबर z नॉट, लाइक जिस भी पॉइंट के लिए वो एक्सपांशन है उसे इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बोला जाएगा. सो f of z इक्वल्स टू, लेट्स से सपोज 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन z, तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस 1 बाई z डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस. अब इस एक्सपांशन में आप देखिए z की, यहाँ देखिए z की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में, तो z बराबर 0 इज essential singular point. Essential singular point. Now 3 number. If there are finite number of terms in the principal part, of f of z, then z naught is called a pole. F of z equals to sin z divided by z4 equals to z minus z cube divided by 3 factorial plus z5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. ये साइन z का एक्सपांशन है. अगर आप इसको z4 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये एक्सपांशन कैसा दिखाई देगा, 1 डिवाइडेड बाय z क्यूब माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल z प्लस z बाय 5 फैक्टोरियल एंड so. तो ये जो 1 अपॉन z, लाइक z की जो टर्म देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में है वो फाइनाइट है इस बार, तो ये z बराबर 0 के रेस्पेक्ट में जो एक्सपांशन है उसे बोला जाएगा z इक्वल्स टू 0 इज अ पोल. ये क्या है आपके लिए, एक पोल. तो ये तीनों पॉइंट अगर आपको पता याद हो, कल मैंने यूट्यूब की क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो, अगर आप लोग थे क्लास में तो. और वो क्वेश्चन जो था उसमें पूछा भी गया था कि जो z इक्वल्स टू 2 है वो पोल है, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है, या फिर किस तरह का पॉइंट है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है. तो उस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन किए जा सकते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन होनी आपके लिए जरूरी है. एक बार बोल दीजिए बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ. ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कल आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखे होंगे सर,
मैंने कहीं लिखा था रेजिड्यू फाइंड करो, रेजिड्यू फाइंड करो, तो सर ये होती क्या चीज है? मेथड ऑफ, अच्छा कल 7 बजे आपकी गूगल मीट पे क्लास तो नहीं है, लेकिन मैंने आपका एक प्रैक्टिस सेशन डिजाइन किया है यूट्यूब के ऊपर, विच इज फॉर प्रोबेबिलिटी। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं पॉइंट्स को, सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे, नए क्वेश्चंस, तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग पहुंच जाना टाइम से। मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यूज, रेजिड्यूज कैसे फाइंड किए जाते हैं? देखिए बेटा, नंबर 1, रेजिड्यू एट सिंपल पोल। सिंपल पोल के केस में आप कैसे रेजिड्यू फाइंड करेंगे? इफ f of z has a simple pole at z equals to a, then residue at z equals to a equals to limit z tends to a z minus a f of z। मतलब z minus a जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो f of z में, फिर जो भी बच रहा है उसमें z tends to a पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? वहां से रेजिड्यू मिल जाएगा। इसी एग्जांपल भी करवा दूंगा, चिंता मत करो। अब जैसे मान लीजिए ये सब आप कर रहे हो और उसी दौरान इफ f of z is of the form, लाइक कुछ इस तरीके का ये दिया गया, phi of z equals to xi of z, ऐसा दिया गया, where phi of a equals to 0 but xi of a equals to 0 but phi of a not equals to 0, residue at z equals to a is phi of a divided by xi dash of a। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा अगर ऐसा होगा तो। कल एक क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर आया था जो मैंने करवाया था, रेजिड्यू। अच्छा जिन्होंने नहीं देखा ना, अभी जाके देख लेना, सेशन पड़ा होगा वहां पर। रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a। देखिए पोल ऑफ n अगर आपको मिल जाता है तो आपको कुछ इस तरीके से रेजिड्यू फाइंड करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल d n माइनस 1 डिवाइडेड बाय dz n माइनस 1 z माइनस a n f of z इक्वल्स टू a। सेम प्रोसेस है बेटा, आपको क्या करना है कि अगर ऑर्डर n है तो n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, फिर z बराबर a पुट करना है और मल्टीप्लाई कर देना 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल से। 3 नंबर देखिए और कैसे फाइंड किया जा सकता है सर? रेजिड्यू at a pole, residue at a pole z equals to a of any order simple or of order m, residue at z equals to a coefficient of 1 upon z minus a। लॉरेंट सीरीज के अंदर 1 upon z minus a का जो भी कोफिशिएंट होगा बेटा उसको रेजिड्यू माना जाएगा, ध्यान रखना।
इसका भी एग्जाम्पल बेटा कल मैंने करवाया था, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, नहीं देखी हो तो इन सब के एग्जाम्पल उसके अंदर है, जाकर देखना अभी। रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z। ये रेजिड्यू फाइंड करने के आपके पास में 4 मेथड है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं इसके ऊपर एग्जांपल भी आपको पैरेलली बता देता हूँ। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो वरना आप लोग भूल जाओगे क्या क्या पढ़ लिया। कहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया था, कहाँ तक हो गया था जरा बताओ। ये हो गया था मेरे ख्याल से, लाइन इंटीग्रल से लेना है, एक बार बताओ जरा, लाइन इंटीग्रल से लेना है स्क्रीनशॉट, कहाँ से लेना बेटा लाइन इंटीग्रल से? ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। वो एग्जाम्पल दिए थे वहां से, कुछ मिस हो गया स्क्रीनशॉट में कावेरी, कुछ मिस हो गया बेटा स्क्रीनशॉट में? ठीक है। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ अब आपको, इन चारों पांचों के एक दो जो चार केस है ना उनका एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बेटा, evaluate evaluate the residues of
z square, z minus 1, z minus 2, z minus 3 at z equals to 1। देखिए अगर ऐसा आपको करना हो तो z इक्वल्स टू 1 पर अगर आपसे रेजिड्यू पूछा तो z टेंड्स टू 1, z माइनस 1, z स्क्वायर, z माइनस 1, z माइनस 2, z माइनस 3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2, 1 पुट कर दिया ना हमने इसके अंदर, 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? इसी तरीके से बेटा अगर दूसरा एग्जांपल देखिए, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब एट z इक्वल्स टू आयोटा। तो ऐसे में रेजिड्यू कैसे मिलेगी? लिमिट, क्योंकि ऑर्डर n है ना इस बार, z टेंड्स टू आयोटा 1 डिवाइडेड बाय 3 minus 1 factorial d2 डिवाइड बाय dz2 1 डिवाइड बाय z प्लस आयोटा का होल क्यूब इक्वल्स टू हाफ d बाय dz माइनस 3 z प्लस आयोटा की पावर माइनस 4, देन पुट z इक्वल्स टू आयोटा। सो ये बन जाएगा आपके पास में ओवरऑल अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, सो इट विल बी माइनस 3/2 माइनस 4 z प्लस 1 आयोटा माइनस 5 z इक्वल्स टू आयोटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का पावर 5 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 32 iota equals to minus 3 iota divided by 16। बस ये तरीका है, मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसे पूछ लिया जाए, लाइक देखिए, डिटरमाइन द पोल्स of the function, determine the poles of the function and residue at the poles f of z equals to z divided by साइन z। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, साइन z बराबर 0, तो z बराबर आपको मिल रहा है n पाई। सो n जो है यहाँ पर वो कितना है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जब हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे, सो ये आएगा रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू n पाई। सो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में n पाई डिवाइड बाय cos n पाई। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी n पाई डिवाइडेड बाय -1 की पावर n। कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, रेजिड्यू। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, परफेक्टली आपको ये समझ में आ गया होगा रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक लास्ट पॉइंट और बचा बेटा, वो मैं आपको समझा देता हूं, तो आपको कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोचेस रेजिड्यू थ्योरम।
कोचेस रेजिड्यू थ्योरम। देखिए कोचेस रेजिड्यू थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ f of z is analytic in a closed curve C except at a finite number of poles within closed curve C, then ये बोल रहा है कि कुछ पोल्स है जिनके ऊपर ये एनालिटिक नहीं है, बाकी सब जगह एनालिटिक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको बोला जा रहा हो कि एक इंटीग्रेशन है विच इज एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू, ये हमेशा होगा 2 पाई आयोटा, ये ध्यान रखना ब्रैकेट में क्या लिखा जा रहा है, सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स within closed curve C, within closed curve C। ध्यान रखना जो कर्व के अंदर पॉइंट आएंगे ना सिर्फ उन्हीं पे रेजिड्यू फाइंड करना है। कैसे सर? मान लीजिए ये एक एग्जांपल दिया गया है जेड स्क्वायर डी जेड, ये बन जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जो दिया गया है z प्लस 2, वेयर जो c है ना वो आपको क्या दिया गया, देखिए वेयर c इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3। तो ये तो एक सर्किल को बताता है, बना लो ऐसा सर्किल। क्लियर? ये हमने यहाँ पर ऐसा सर्किल बना लिया। अब ऐसा सर्किल अगर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं तो इसकी रेडियस क्या होगी 3, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 3,0, ये क्या बन जाएगा 0 नहीं -3,0 0,3 आयोटा 0, -3 आयोटा, है ना। देखिए बेटा अब यहाँ अगर मैं पोल पता करूँ तो z इक्वल्स टू 1 आ रहा है और z इक्वल्स टू -2 आ रहा है, ये दोनों ही इसके अंदर है। तो अगर आप रेजिड्यू फाइंड करने जाएंगे z इक्वल्स टू रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 1, तो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है आपको लिखना है लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, एक बार डिफरेंशिएशन लगेगा यहाँ पर d बाई डी जेड, क्योंकि ऑर्डर 2 है ना, तो इसको छोड़कर बाकी जो भी बच गया जेड स्क्वायर जेड प्लस 2, ठीक है। उसके बाद में आप इसके अंदर पुट करेंगे z इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे लिमिट, अच्छा वो लिख दिया ना z इक्वल्स टू, इधर लिमिट लिख दिया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं देखो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल तो उतना 1 ही आएगा, एक बार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये आएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा z प्लस 2 z स्क्वायर 2z माइनस z स्क्वायर 1, z इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जैसे ही हम 1 पुट करेंगे 3 2 6, यहाँ पर आ रहा 6, यहाँ पर आ रहा 1 डिवाइड बाय 9, 5 बाय 9 रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू -2 के ऊपर। ये कैसे दिया जाएगा बेटा, लिमिट z टेंड्स टू -2, इसको मल्टीप्लाई कर दो z प्लस 2 से, तो क्या बचेगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके अंदर आपको पुट करना है ये लिमिट। तो आप जैसे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 ऊपर, नीचे बन जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9। सो अब जो आंसर आपके सामने आने वाला है वो आंसर दिया जाएगा z स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर z प्लस 1 सॉरी प्लस 2 है यहाँ पर dz, ये कैसे दिया जाएगा 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ ऑल रेजिड्यू वैल्यूज एट पोल विच लाइज इनसाइड कर्व C। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।
2 पाई आयोटा। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं रेजिड्यू से कर रहा हूँ ना, वो कोची इंटीग्रल से भी कर सकता हूँ, जो कोची इंटीग्रल से मैं कर रहा था वो रेजिड्यू से भी कर सकता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचना अरे सर ये तो एक जैसे ही, ऑफ कोर्स रेजिड्यू पढ़ाने के बाद हम ऐसा बोलते हैं कि आप भले कोची इंटीग्रल को भूल जाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई कहानी? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो जितनी भी वैरायटी हो सकती थी वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। कहाँ तक लिखवाया था अभी? मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू हो गया था, इसकी एग्जांपल। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चल एक बार बता दीजिए बेटा, सब कुछ क्लियर है? एक बार बता दीजिए सब कुछ क्लियर है, उसके बाद मुझे 2-3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं। अभी एक बार आप लोग बताएंगे मैथ्स में आपका कौन कौन सा टॉपिक बच गया है? एक बार आप लोग मुझे बताएंगे मैथ्स में आपका कौन कौन सा टॉपिक बच गया है? मैथ्स में आपका कौन कौन सा टॉपिक बच गया है? क्योंकि मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा दिया है, कैलकुलस पढ़ा दिया, कैलकुलस में शायद डिफरेंशियल, इंटीग्रल और वेक्टर तीनों पढ़ा दिए जहां तक मुझे याद है। क्योंकि क्लास में गैप बहुत ज्यादा है, जिससे कि मुझे भी आइडिया नहीं है कौन कौन सी चीजें कवर हो गई है। रेगुलर क्लास चलती है तो पता भी रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा दिया है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दिया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा दिया है, एक न्यूमेरिकल मेथड बच गया है, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच गया है। इसके अलावा कोई बच गया हो तो बताओ। इसके अलावा अगर कुछ बच गया हो तो बताओ। जो मेरी नॉलेज में है उसमें सिर्फ यही बचा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इतना पढ़ने के बाद में भी आप वहां पर मैथ्स का क्वेश्चन गलत करके आ जाए। बताएं बेटा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ये दो ही बचे, इसके अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी नॉलेज में है। इसके अलावा और कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अगला जो वेनसडे या फिर थर्सडे रहेगा, उसमें हम लोग लाप्लास और न्यूमेरिकल दोनों को कर सकते हैं, इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। दोनों को हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास में इतना समय अवेलेबल है। तो हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे। इसके अलावा आपके लिए यूट्यूब पर सेशंस भी चल रहे हैं बेटा, उनको भी आप देखते रहिए, अदरवाइज प्रॉपर प्रैक्टिस आप कर नहीं पाएंगे। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पे बता दे, लेकिन टाइम में कंस्ट्रेंट है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं मंडे को। मंडे को, ट्यूसडे को। सर मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यूज का स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट रह गया क्या? ओके 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 ओके, मुझे लगा मैंने इसका स्क्रीनशॉट दे दिया।
ठीक है अनिकेत, बाकी सब हो गया? ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।